अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कि कुछ भी अगर हैपन होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक डाई को लिया, एक डाइस को मैंने फेंका तो वो भी एक इवेंट है। मैंने एक कॉइन को लिया और कॉइन को मैंने टॉस करा तो वो भी एक इवेंट है। तो ये किसी भी कॉइन को टॉस करना या डाइस को फेंकना या एक बॉक्स में से या एक बैग में से कुछ बॉल्स हैं उन बॉल्स को बाहर निकालना, या फिर एक कार्ड का जो डेक होता है 52 कार्ड्स का उसमें से किसी कार्ड को ड्रॉ करना, तो ये कुछ भी जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। अब अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में सबसे पहले देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है कि अब अगर मान लीजिए हमने कोई एक इवेंट डिफाइन करा, देखिएगा इन द एक्सपेरिमेंट, शायद लास्ट टाइम भी करा दिया था, दोबारा कर लीजिए। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस, सैंपल स्पेस एस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग डाइस जो सैंपल स्पेस है वो तो हमारा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब इसमें अगर कोई एक इवेंट डिफाइन करा जाता है, if A is an event, if A is an event of getting, if A is an event of getting an odd number on the dice, तो A क्या हो जाएगा, 1 3 5। then complementary event of A ये हो जाएगा, इसको A डैश बोलते हैं। ये जो सैंपल स्पेस है इसमें से 1 3 और 5 को हटा दीजिए, 1 3 और 5 को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, 2 4 6। तो ये मेरा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 2 4 6। अब देखिएगा इसमें नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बाद में अगला देखिएगा, अगला है द इवेंट ए और बी, द इवेंट ए और बी। इवेंट ए और बी, ए और बी को किस तरीके से डिफाइन करा जाता है, ए और बी को हम कहते हैं या तो ए इवेंट अकर करे या बी इवेंट अकर करे, या तो ए अकर करे या बी अकर करे। तो जहां पर भी और आता है ना वहां पर हम सिंबल यूज करते हैं यूनियन का। और का मतलब यूनियन होता है, जहां भी और आएगा वहां पर मैं यूनियन का सिंबल यूज करूंगा। तो देखिएगा इसमें हम ये कहेंगे कि द इवेंट ए और बी is defined in the same way as union was defined in set theory, as union was defined in set theory, as union was defined in set theory। अब इसमें एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल इन द एक्सपेरिमेंट, इन द एक्सपेरिमेंट
in the experiment of rolling a dice, in the experiment of rolling a dice, let A be an event that prime number occurs, prime number occurs, and B be an event that even number occurs. तो दो अलग अलग इवेंट हो गए, एक हो गया ए हो गया कि प्राइम नंबर अगर करता है, प्राइम नंबर आता है, और बी इवेंट हो गया कि इवन नंबर आता है। तो हमने बोला कि इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस जो सैंपल स्पेस है वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और जो ए है, ए क्या है, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2 3 और 5। बी क्या है, बी है, बी भी है इवन दैट है इवन नंबर अकर्स। तो इवन नंबर क्या क्या होंगे, 2 4 6, 2 4 और 6। अब ये जो होता है ए यूनियन बी मेरे को निकालना है, ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी। तो हम कहेंगे ए यूनियन बी, ये क्या हो गया, 2 मतलब या तो ए में आए या बी में आए, सारे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो या तो ए में है या फिर बी में है। मतलब ए और बी में अगर करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखने हैं, और अगर कोई एलिमेंट दो बार आ रहा है तो उसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार लिखिए। तो देखिए 2 दोनों में आ रहा है तो इसको दो बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे, 3 4 5 6। सभी को क्लियर है ए यूनियन बी? यस सर। ठीक है जी, चले आगे। उसके बाद देखिएगा, ये तो था द इवेंट ए और बी, तो याद रखिएगा ए और बी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा ए यूनियन बी था। दूसरा देखेंगे द इवेंट ए एंड बी, द इवेंट ए एंड बी, द इवेंट ए एंड बी। तो ए एंड बी क्या है कि कुछ कोई ऐसा इवेंट जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाए एंड बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाए। और का मतलब तो होता है या, कि आइदर दिस और दैट। ठीक है, लेकिन ए एंड बी का मतलब क्या है कि ए के भी सारे एलिमेंट्स एंड बी के भी सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड इन द सेम वे एज इंटरसेक्शन वाज डिफाइंड इन सेट थ्योरी। तो लिखेंगे द इवेंट ए एंड बी, the event A and B is the event A and B is defined in the event A and B is defined in the same way as intersection was defined in set theory. The event A and B is defined in the same way as intersection was defined in set theory. ठीक है, तो अब A and B ये हो जाएगा हमारा, फिर से यही लेते हैं हम, द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस। द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस, लेट A be an event that प्राइम नंबर अकर्स, बिल्कुल सेम एग्जांपल ले रहा हूं जो यूनियन में लिया था। प्राइम नंबर अकर्स एंड B be an event that even number
occurs. तो सैंपल स्पेस को हम जानते ही हैं 1 2 3 4 5 6। ये क्या है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होता है 2 3 और 5 जो सिर्फ अपने से ही डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। बी जो है वो इवन नंबर यानी कि 2 4 6, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, या ए एंड बी, द इवेंट ए एंड बी, इसका मतलब क्या होगा कि जो दोनों को कवर करे, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में आए, तो वो क्या हो गया 2। तो ये दोनों तो बिल्कुल सिंपल थे, ये दोनों तो आप जानते ही होंगे, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही हमने सेट थ्योरी में करा था। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट देखिए, नेक्स्ट इवेंट है द इवेंट ए बट नॉट बी। तो पहला ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दूसरा हो गया द इवेंट ए और बी, तीसरा हो गया द इवेंट ए एंड बी, और चौथा है द इवेंट ए बट नॉट बी। द इवेंट ए बट नॉट बी, द इवेंट ए बट नॉट बी। तो ए बट नॉट बी, इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल उसी तरीके से डिफाइंड होता है जैसे कि ए माइनस बी डिफाइन होता था सेट थ्योरी में। तो आप लिखेंगे द इवेंट ए बट नॉट बी is defined in the same way as a minus b was defined in set theory। तो जो एग्जांपल मैंने यहाँ लिया था वही एग्जांपल अगर यहाँ पर नहीं तो मैं दोबारा उसको लिख नहीं रहा हूँ, और इधर बताता हूँ कि कैसे करेंगे इसको। a माइनस बी याद है तो ठीक है, नहीं है तो अभी याद आ जाएगा। देखिए a माइनस बी में क्या करते हैं कि a के सारे एलिमेंट्स ले लेंगे, लेकिन अगर a और b में कुछ भी कॉमन होगा, b के तो कोई एलिमेंट लेंगे ही नहीं लेंगे, और अगर a और b में कुछ कॉमन होगा ना तो उसको भी हटा देंगे, a बट नॉट b। तो a बट नॉट b का मतलब कि अगर हमारे पास देखिए a क्या है 2 3 5, a है 2 3 5, और b क्या था 2 4 और 6, 2 3 5 और 2 4 6, ये था हमारे पास a और b। तो द इवेंट a बट नॉट b यानी कि a माइनस b, तो a माइनस b इस तरह से करेंगे डिफाइन, a माइनस b ये होता है, इसको बोलते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ये आप किस तरीके से लेंगे, जैसे a क्या है 2 3 5, इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो b को बिल्कुल हटा दीजिए, b का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 3 5। अब इंटरसेक्शन देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 3 और 5, तो ये हो जाएगा 3 और 5। तो कुल मिलाकर या तो ऐसे समझ लीजिए a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट करके, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको a में से वो एलिमेंट हटा देना है जो a और b में कॉमन हो, a में से वो एलिमेंट रिमूव कर दीजिए जो a और b में कॉमन हो। बताइए जी समझ में आ गया, ये चारों यस सर। क्लियर है। चले आगे, चलिए यस क्लियर है सर। सब कुछ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 है पेज नंबर 390 पर, तो यहां से करते हैं।
पेज नंबर 390, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, let A be the event getting a prime number, B be the event getting an odd number। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट वही है, रोलिंग अ डाई, A be the event of getting a prime number। ये क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो एक्सपेरिमेंट है रोलिंग अ डाई का, तो डाई में हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएंगे? 2 3 और 5। बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर, बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या क्या है? 1 3 और 5। तो ये दो इवेंट्स आ गए हमारे पास, ए और बी, ये दोनों इवेंट्स दे रखे हैं। अब ये पूछ रहे हैं राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट ए और बी। तो आप देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं ए और बी। ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, मतलब जो ए में है और जो बी में है वो सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। ए में क्या है? 2 3 5, बी में क्या है? 1 3 5। 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 3 और 5 को दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो टोटल एलिमेंट्स क्या हो गए? 1 2 3 और 5। क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. ठीक है, कनिष्का, मन्नत, ये यस सर। प्रियांशु, Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमनली क्या आ रहा है? दोनों को 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये हो गया 3 5। इसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट है ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी। ए बट नॉट बी यानी कि ए माइनस बी। तो ये जो ए माइनस बी है, इसमें हम क्या करेंगे? सीधा सीधा देखिए, ए में से वो हटा दीजिए जो ए और बी में कॉमन है। ए में बी का कोई भी हमको एलिमेंट नहीं चाहिए, ए में से बी को पूरी तरह से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ए और बी में, हाँ, ए और बी में क्या कॉमन है? 3 और 5। तो ए में से वो हटा दीजिए जो ए और बी में कॉमन है, यानी कि केवल 2। ये ए माइनस बी क्लियर है बेटा सभी को? किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना। समक्ष, दृष्टि, अस्मी, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इसमें इन्होंने पूछा है नॉट ए। नॉट ए का मतलब क्या है? कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पूछ रहे हैं ये। जो कुछ मैसेज आया है मैसेज आया। चलिए फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ में ये पूछ रहे हैं नॉट ए। नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ दीजिए। ए को आपको सैंपल स्पेस में से ए को रिमूव कर देना है बस, ठीक है? ए को छोड़कर पूरा सैंपल स्पेस। तो क्या हटा दो? 2 3 5, तो क्या बचेगा? 1 4 6। 1 4 6। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। पेज नंबर 391 पर है ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
mutually exclusive events. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कहीं भी मार्केट में आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर भी कोई शोरूम होता है, मान लीजिए रेमंड का शोरूम है या मान लीजिए ब्लैकबेरी का शोरूम है, तो वहां पर आप देखेंगे एक्सक्लूसिव शोरूम लिखा होगा। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि वहां पर उस शोरूम के अंदर आपको सिर्फ रेमंड के ही कपड़े मिलेंगे और किसी ब्रांड के आपको कपड़े नहीं मिलेंगे। तो एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि यहाँ पर रेमंड है, रेमंड के अलावा कुछ नहीं है। इसी तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं एक इवेंट की बात करूं ए और दूसरा इवेंट है बी, तो वो दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, उनका बी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ए में बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है। मतलब रेमंड के शोरूम में ब्लैकबेरी का एक भी कपड़ा नहीं है। समझ गए? उसी तरीके से जो बी है, बी के अंदर ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूड कर गए एक दोनों को, यानी कि एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स है। इनमें कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, इसलिए इनको इंक्लूसिव नहीं बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है? तो आप देखिएगा कि जैसे मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई हम ये कहेंगे इफ टू इवेंट्स mutually if two events mutually exclude each other, then such events are called mutually exclusive events. For example, in the experiment of rolling a dice, if A is the event of getting an odd number and B be the event of getting B be the event of getting an even number, A be the event of getting an odd number, and B be the event of getting an even number, then A is equal to 135 and B is equal to 246. A is equal to 135 and B is equal to 246. ठीक है? तो ये दोनों के दोनों इवेंट्स जो हैं ये एक दूसरे को म्यूचुअली एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 135 और 246 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। मतलब अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? नल सेट, एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, 5 मतलब एम्प्टी सेट। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 So such events are called mutually exclusive events। तो मुझे लगता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो आपको समझ में आ गया होगा।
जहां पर कोई भी एक इवेंट, दो इवेंट, तीन इवेंट या चार इवेंट ऐसे दे रखे हो कि अगर मैं उनका इंटरसेक्शन करूं, उनमें कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करूं, तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, वो आपस में एक्सक्लूड करेंगे एक दूसरे को, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। एक इवन नंबर कभी भी एक ऑड नंबर नहीं हो सकता, एक ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, इन इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम सेम ही एग्जांपल लेके आ रहे हैं रोलिंग द डाइस का, तो अगर मैं यही एग्जांपल दूं, इसी एग्जांपल की बात करें, तो इसी में आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब तो ये हो गया कि जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो तो ये हो गया। जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स में ये होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक, दो, तीन या चार या पांच कितने भी इवेंट्स हैं, वो उनमें आपस में कुछ कॉमन आए या ना आए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर जितने भी इवेंट्स दे रखे हैं, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, जितने भी इवेंट्स दे रखे हैं, अगर 10 के 10 इवेंट्स हैं और 10 के 10 इवेंट्स का अगर मैं यूनियन करूं, और यूनियन करने से मेरा पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाए, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि वो चारों या 10 के 10 इवेंट्स जो है वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। दोबारा बताता हूँ, एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम उनका यूनियन करें, जितने भी इवेंट्स दे रखे हैं अगर हम उनका यूनियन करें और वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, तो वो कहलाएगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। वो सारे इवेंट्स कहलाएंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखिएगा, मैं ना एक चीज देखता हूँ यहाँ पर कि जैसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो हम वही एक्सपेरिमेंट लेते हैं रोलिंग द डाइस का। इन द experiment of rolling a dice, जो सैंपल स्पेस है ये आता है 1 2 3 4 5 6। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस जो सैंपल स्पेस है वो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, ये तो सैंपल स्पेस आ गया। फिर हमें दो या तीन इवेंट्स चलिए ले लेते हैं। एक इवेंट है, लेट ए बी एन इवेंट, ये कोई इवेंट मान लिया, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, event of getting a number less than 4, event of getting a number less than 4। एक दूसरा इवेंट ले लेते हैं बी। बी जो इवेंट है वो है इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5। इवेंट of getting a number greater than 2 but less than greater than 2 but less than 5। C, event of getting a number greater than 4, event of getting a number greater than 4, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो ये तीन अलग अलग इवेंट्स डिफाइन कर रखे हैं। तो अब देखिए ये तीन इवेंट्स क्या क्या हैं। पहला है इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, तो 4 से छोटा नंबर क्या हो गया इस सैंपल स्पेस में, 1 2 3। ठीक है तो ये हो गया 1 2 3। दूसरा बी है इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, 2 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा, तो क्या आएगा 3 4।
और सी है इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े नंबर क्या होगा 5, 6, ठीक है। तो अब ये मेरे पास तीन इवेंट्स आ गए ए बी और सी, इन तीनों का यूनियन करते हैं। मैं 1 मिनट पानी पीकर आ रहा हूँ। तो ये ए बी और सी तीन इवेंट्स थे, इन तीनों का मैंने यूनियन करा, यूनियन करके पूरे सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया। तो जब कोई भी 2 सेट 3 सेट 4 सेट या 10 सेट दे रखे होते हैं, उनका यूनियन अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है तो हम उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब केस नंबर 392 एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 देखिएगा। Two dice are thrown, and some of the numbers which come up on the dice is noted. Let us consider the following events associated with this experiment. Two dice are thrown. दो डाइस को फेंका जाता है। तो सबसे पहले मैं उसका सैंपल स्पेस देखूंगा, देखिए कितना होता है। सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 1 2 1 2 1 3 और ऐसे ही करते करते 6 6 तक। तो सैंपल स्पेस इतना ज्यादा हो जाता है, इसका बड़ा होता है, इसमें टोटल 36 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इन्होंने कुछ अलग अलग इवेंट्स बोले हैं। तो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। इवेंट ए है द सम इज इवन, इवेंट दैट सम इज इवन। ये जो दोनों डाइस पर जो नंबर आएगा उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो उनका जो एडिशन है, जो सम आएगा वो इवन आएगा। ये भी द इवेंट दैट सम इज इवन। तो आप देखो, पहले मैं देखूंगा इसमें क्या होता है 1, तो 1 वाली सीरीज में क्या होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो 1 वाले में देखिए सबसे पहले 1 1, फिर 1 2 करेंगे तो वो ऑड आ जाएगा 1 3, यानी कि 1 + 3 = 4, सम इवन आना चाहिए। तो ए को डिफाइन करिए, ए में आएगा 1 1 1 3 और 1 5। फिर 2 में आ जाओ, 2 में आएगा 2 2 2 4 2 4 2 6 और 2 6। हाँ हाँ 2 6। फिर 3 में 3 1 3 3 3 5 और 3 5। 4 में 4 2 4 4 4 4 4 4 6 4 6। 5 में 5 1 5 3 5 5 5 3 और 5 5। 6 में 6 2 6 4 6 और 6 6। ये तो इवेंट ए हो गया, इवेंट दैट द सम इज इवन। बी बोला है द सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इवेंट दैट सम is a multiple of 3। डी को डिफाइन करें, पहले 1 से लेकर चलो ना। तो सबसे पहले देखो 1 1 है, तो 1 1 का सम हो गया 2। 1 2 1 2 का सम क्या हो गया 3, तो 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो सबसे पहले हो गया 1 2 1 5। फिर आ जाएगा 1 5। तो 1 वाला तो फिनिश हुआ। अब 2 की बात करते हैं, तो 2 1 फिर 2 4। तो 2 वाला भी खत्म हुआ, क्योंकि 2 में मैक्सिमम क्या हो सकता है 2 6। 2 6 हो गया 8, है ना। तो 8 तो डिवाइड नहीं होता 3 से। अब 3 की बात करते हैं, तो सबसे पहला तो आएगा 3 3 और फिर दूसरा आएगा 3 6। ऐसे ही देखेंगे 4 को 4 2 4 5। ऐसे ही 5 को देखेंगे तो 5 1 और
फाइव 5 4 फोर ठीक है। और भी आगे अगर देखना चाहेंगे तो 5 6 है, तो 5 6 तो 11 है, 11 डिवाइड नहीं होता उससे। फिर 6 की बात करेंगे, 6 3 सबसे पहले 6 3 फिर 6 6। बताइए सभी को क्लियर है? दोनों इवेंट्स तो क्लियर होंगे, ए और बी। yes sir, आगे चलते हैं। अब देखिएगा जो अगला इवेंट दे रखा है वो है इवेंट सी। सी है ना, सम इज लेस देन 4। इवेंट that the sum is less than 4। तो सी क्या होगा, आप ये देखिएगा, लेस देन 4। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 1 1 2, फिर अगर 1 3 करूंगा तो फिर वो 4 से बड़ा हो जाएगा। तो ये तो छोड़ दो आप, ये हो गया केवल 1 1 और 1 2। तो 1 वाली सीरीज को तो खत्म करो, फिर 2 की बात करते हैं तो 2 1, फिर 2 2 करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। सम जो है वो 4 से कम होना चाहिए, तो फिर हम 2 में कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे ही 3 की बात करेंगे तो 3 में तो पहला ही एलिमेंट 3 1 है, तो वो तो 4 हो गया। तो फिर आगे वाले तो बेकार हो गए, भाई 4 वाला भी बेकार, 5 वाला भी और 6 वाला भी। तो इसमें केवल ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। इसके बाद देखिए डी, जो इवेंट डी दे रखा है, the sum is greater than 11, event that the sum is greater than 11। तो ये देखिएगा, सबसे पहले मैं 1 वाली सीरीज की बात करता हूँ तो 1 6 होगा 7, तो 1 वाले को छोड़ दो। फिर 2 की बात करता हूँ तो 2 6, वो सबसे बड़ा है, वो 8, उसको भी छोड़ दो। फिर 3 6 वो 9, उसको भी छोड़ दो। 4 6 वो 10, यानी कि 1 से लेकर 4 तक वाली पूरी सीरीज बेकार हो गई। और इन्होंने क्या बोला है, इवेंट दैट द सम इज ग्रेटर देन 11। तो मेरी 5 वाली सीरीज भी बेकार हो गई, क्योंकि 5 में भी सबसे बड़ा क्या आएगा, 5 6, 5 + 6 11, मुझे 11 से बड़ा चाहिए। तो हमारे पास केवल और केवल एक ही एलिमेंट इसमें बचेगा, 6 6 6 क्योंकि यही जो है, बस यही है 12, और तो कहीं से 12 आएगा नहीं। बताइए जी, चारों इवेंट्स तो क्लियर है सभी को? yes sir, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिएगा, अब ये पूछ रहे हैं कि विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनमें से कौन कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आपको ये बताना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि कोई भी दो इवेंट्स ऐसे होने चाहिए जिनमें जिनमें अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगा। हाँ, ये ऐश्वर्या, अभी जो तुमने एग्जॉस्टिव के लिए पूछा था ना, एग्जॉस्टिव के लिए तो हम हमेशा ऐसा ही करते हैं कि जितने भी सारे इवेंट्स दे रखे हैं सबका यूनियन अगर सैंपल स्पेस के बराबर है तो वो एग्जॉस्टिव है। लेकिन जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव इवेंट में हम हमेशा दो दो के ही पेयर लेकर चलते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमेशा दो दो के ही पेयर लेकर चलेंगे, उसमें 3 या 3 से ज्यादा, मतलब दो ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो फिर तो सर इस एग्जांपल में सर उनको सैंपल्स मतलब ए बी सी ढूंढेंगे। कौन सा वाला? सर जब हम अभी ये वाले पढ़ेंगे, ये वाला क्यों? सर क्योंकि सर इसमें पूछा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और सी और डी में दिस सम इज लेस देन 4, दिस सम इज ग्रेटर देन। हाँ, मान लिया। Which pair of these events are mutually exclusive? ये तो समझने के लिए पहले इवेंट्स को डिफाइन करने हैं। तो मतलब उसके वो करना है। कि अगर ये डिपेंड करेगा ना, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपका 4 या 5 नंबर का आ गया तो आप सारा का सारा डिफाइन करोगे, और अगर क्वेश्चन ही 1 नंबर का आया है तो फिर तो बस आंसर नंबर टाइप होगा ना, तो उसमें स्टेप्स इंक्लूड ही नहीं करने होंगे। फिर तो फटाफट से रफ में करके या दिमाग में करके ऐसे ही करो। क्योंकि क्लियर है। क्या देखो, चलो दिस सम इज लेस देन 4 और दिस सम इज ग्रेटर देन 11। हाँ वो तो मतलब सीधी सी बात है, उसमें तो आपस में कुछ भी कॉमन होगा ही नहीं।
देखिए जी, इन्होंने बोला which pair of these events are mutually exclusive, तो mutually exclusive के लिए हमेशा हमेशा पेयर देखा जाएगा और पेयर दो इवेंट्स का ही होता है। तो देखो ए और बी की बात करते हैं तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले वो देख लो आप, ए में और बी में क्या कुछ कॉमन आ रहा है। सबसे पहले उन्होंने बोला इवेंट दैट सम इज इवन, ए इवेंट है, इवेंट दैट सम इज इवन, तो आप ढूंढते चलो। सबसे पहले 1 1 देखो है, नहीं है। 1 3 नहीं है। 1 5 यस 1 5 है, तो यहाँ टिक लगा दो। 2 2 नहीं है। 2 4 यस है, तो जो कॉमन है वो लिखते चले जाइए। 3 3 यस है। 2 6 नहीं है। 3 1 नहीं है। ठीक, हम 3 3 तक पहुंच गए थे। 3 5 नहीं है। 4 2 यस है। फिर 4 4 नहीं है। 4 6 नहीं है। 5 1 है। ठीक है, फिर 5 3 नहीं है। 5 5 नहीं है। 6 2 नहीं है। 6 4 नहीं है। 6 6 है। ठीक, तो ये हमारे जो है ये सारे के सारे वो हो गए जो इंटरसेक्शन में लाई करते हैं। इसको करने की ऐसा जरूरत नहीं है, हम ये कह देंगे सीधा सीधा कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, वो फाई के इक्वल नहीं है। इसको करने की जरूरत नहीं है, ये हम समझने के लिए कर रहे हैं बस। ठीक है ना, ताकि प्रैक्टिस हो जाए बस। तो आप ये कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 और 6 6 which is not equal to 5, so A and B are not mutually exclusive, ये mutually exclusive नहीं है। उसके बाद देखेंगे A और B को देखा, इसी तरह से A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, तो आप देखेंगे कि A में और C में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यस 1 1 आ रहा है और 1 2 नहीं 2 1 नहीं, तो दोनों में क्या आ रहा है, 1 1 कॉमन आ रहा है। It is not equal to 5, therefore A and C are not mutually exclusive, not mutually exclusive, ये भी mutually exclusive नहीं है। इसी तरह से A का B के साथ, A का D के साथ देखिएगा तो A इंटरसेक्शन D, तो D में केवल एक एलिमेंट है 6 6 और वो 6 6 A में भी है, यानी कि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन है 6 6। It is not equal to 5, तो A इंटरसेक्शन B, sorry, A and D are not mutually exclusive, are not mutually exclusive। फिर आप क्या करें, ये तो मैंने A का कॉम्बिनेशन देखा, A का इंटरसेक्शन देखा पहले B के साथ, फिर C के साथ, फिर D के साथ। अब B का देखिए A के साथ, B का तीनों के साथ देखो, तो जब B का A के साथ करेंगे तो वो तो एक ही बात है, जैसे A इंटरसेक्शन भी है ऐसे B इंटरसेक्शन है, तो उसको छोड़ दो। फिर देखेंगे B का C के साथ, तो B में और C में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम कहेंगे हाँ, इसमें 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम ये कहेंगे कि B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 1 2 और 2 1, इट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 5। छोड़ दीजिए इसको, फिर वही चीज कि B और C आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद देखिए B का D के साथ, तो B में 6 6 है एलिमेंट और D में भी है 6 6 एलिमेंट, तो हम लिखेंगे B इंटरसेक्शन D
इज इक्वल टू 6 तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, मतलब B and D are also not mutually exclusive, ये भी mutually exclusive नहीं है। मैंने B का देख लिया सबके साथ, इसी तरह से C को देखूंगा, तो C का अगर मैं A के साथ देखता हूँ तो C इंटरसेक्शन A, वो बिल्कुल सेम यही चीज है जैसे A इंटरसेक्शन C। फिर मैं C का देखूंगा B के साथ, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे B इंटरसेक्शन C, तो वो भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं अब C का देखूंगा D के साथ, तो C में देखिएगा ये तीन एलिमेंट है 1 1 1 2 2 1, और D में क्या है 6 6, तो C इंटरसेक्शन D ये एम्प्टी सेट है। C इंटरसेक्शन D ये एम्प्टी सेट है, therefore C and D are mutually exclusive। C and D are mutually exclusive। इसके बाद देखेंगे जी एग्जांपल नंबर 8। A coin is tossed 3 times, consider the following events। तो तीन इवेंट्स दे रखे हैं और ये बताया है a coin is tossed 3 times, कॉइन को तीन बार उछाला जाता है, और फिर तीन इवेंट्स मेरे को दे रखे हैं, देखिएगा। The coin is tossed 3 times, तो सबसे पहले इसका मैं सैंपल स्पेस लिखूंगा। सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं हम, h h h h, फिर p p p p, फिर डबल h यानी कि h h p t h h p t, फिर h t h p h p h और t, कॉमा लगा दीजिए, कॉमा कॉमा कॉमा। ये सैंपल स्पेस हो गया हमारे पास। कैसे करते हैं मैंने आपको बताया ही था, पहले 4 बार h लिखेंगे, फिर 4 बार t, फिर लिखेंगे 2 बार h 2 बार t 2 बार h 2 बार t, फिर सिंगल h सिंगल t सिंगल h सिंगल t सिंगल h सिंगल t सिंगल h सिंगल t, ये करते हैं इसमें। तो टोटल 8 आउटकम्स आते हैं। अब जो इवेंट्स इन्होंने दिए हैं वो है, ए इवेंट है नो हेड अपीयर्स, इवेंट दैट नो हेड अपीयर्स। तो जो ए इवेंट है उसमें तो केवल एक ही एलिमेंट आ जाएगा, कौन सा, टी टी टी। तो ए में आ गया टी टी टी। बी देखिए, बी इवेंट में इन्होंने क्या बोला है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स। एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स, तो सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए। तो इसमें देखिएगा क्या होगा, ये तो नहीं होगा, यहाँ पर दो हेड है, यहाँ पर भी दो हेड है, यहाँ पर एक हेड है, तो एच टी टी। इसमें दो हेड है, छोड़ दीजिए, इसमें एक हेड है सिंगल हेड, तो टी एच टी। फिर इसमें भी सिंगल हेड है, टी टी एच टी टी एच। ये हो गया दूसरा इवेंट, बी इवेंट, इवेंट बी। फिर इवेंट सी दे रखा है इन्होंने, एटलीस्ट टू हेड्स अपीयर, एटलीस्ट टू हेड्स अपीयर। कम से कम दो हेड आएंगे, उससे ज्यादा कितने भी आ सकते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, हेड 3 आ सकते हैं, लेकिन कम से कम दो आएंगे, दो से कम नहीं आने चाहिए, मिनिमम 2, उससे कम नहीं। तो मिनिमम 2 देखिए, ये पहले वाला तो ले ही लेंगे, एच एच एच, फिर यहाँ पर एच एच टी, एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच,
HTT इसको छोड़ दो क्योंकि एक हेड है, इसको लेंगे THH। फिर इसमें सिंगल हेड है, इसको छोड़ दो, इसमें सिंगल हेड है, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। जब मिनिमम 2 हेड चाहिए तो 1 2 3 4 ये 4 हमारे पास एलिमेंट्स आ गए इसमें सी में। अब ये पूछ रहे हैं do they form a set of mutually exclusive and exhaustive events? ये जो तीन है A, B और C, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स का कोई सेट बनाते हैं? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए तो मुझे पेयर चेक करने पड़ेंगे। तो पहले मैं A और B को चेक करता हूँ, क्या A और B में कुछ कॉमन है? तो पहले हम देखेंगे A और B को। तो आप ये देखिए कि A में क्या है, केवल TTT, और B में क्या है, HTT THT, तो कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं। तो हम ये कहेंगे A एंड B, A इंटरसेक्शन B कुछ भी कॉमन नहीं है, इट इज अ नल सेट। फिर हम देखेंगे A को और C को, तो A और C में कुछ कॉमन है नहीं है, तो मैं लिखूंगा A इंटरसेक्शन C, ये भी हमारा नल सेट हो गया। तो A को मैंने दोनों के साथ कंबाइन करके देख लिया। फिर मैं देखूंगा B का दोनों के साथ इंटरसेक्शन, तो B का A के साथ इंटरसेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि A इंटरसेक्शन B हो या B इंटरसेक्शन A हो, एक ही बात है। B का C के साथ देख लीजिए, इसमें क्या कुछ कॉमन है नहीं, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है और इसमें कम से कम 2 हेड है, ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो B इंटरसेक्शन C, ये भी आपका नल सेट के बराबर हो गया। फिर C का अगर मैं A के साथ देखूंगा इंटरसेक्शन, तो मैं ले चुका हूँ, C इंटरसेक्शन है। C का अगर B के साथ देखूंगा तो वो भी हम ले चुके हैं। इसका मतलब all these events are mutually exclusive, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, are mutually exclusive। अब एग्जॉस्टिव के लिए चेक करेंगे। जैसे एग्जॉस्टिव के लिए चेक करते हैं, तो एग्जॉस्टिव में मैं ये देखूंगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो मैं दो को लेकर चला था, लेकिन एग्जॉस्टिव में मैं सबको एक साथ लेकर चलूंगा, और मैं ये देखूंगा कि सभी का जो यूनियन है वो अगर सैंपल स्पेस के बराबर आ जाता है, तो मैं ये कहूंगा कि हाँ ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो हम लेंगे A यूनियन B यूनियन C। तो आप ये देखो कि जो हमारा सबसे पहले देखिए कि ये है TTT, फिर B में देखो HTT, THT और TTH, फिर HHH, HHT, HTH और THH, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 इवेंट्स आ गए, मतलब 8 एलिमेंट्स आ गए। तो इसको देखकर क्या लगता है, और सबको आप देख लीजिए, इन दोनों में A में B में B में C में A में C में B में C में, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका जो यूनियन हम करेंगे, तो इनका यूनियन किसके बराबर हो जाएगा, पूरे के पूरे सैंपल स्पेस के बराबर। ये सैंपल स्पेस से इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे देयरफॉर A B and C are mutually exclusive and exhaustive events, mutually exclusive and exhaustive events। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बता दीजिए क्लियर है? Yes, sir. समक्ष, प्रियांशु, Yes, sir. Yes, sir. कनिष्का, एकांश, दृष्टि, ऐश्वर्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी ठीक है।
अब सभी बच्चे सुन लीजिए कि आपका मंडे को या फिर ट्यूसडे को, मंडे के लिए आप प्रिपेयर रहिए। मंडे को आपका स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट होगा। वो टेस्ट किस तरीके से मैं लूंगा मैं आपको बता दूंगा। मेरा जो टारगेट है वो इस तरीके से है, आपको बता देते हैं कि जैसे आप सभी लोग अपने घरों पर होंगे, एक आपको टाइम दे दूंगा मैं, फिर उस टाइम पर आपका टेस्ट होगा और वो उस टाइम पर आपको अपना ना वीडियो ऑन करके बैठना होगा, ठीक है। तो वीडियो इस तरीके से ऑन करना है कि आपकी जो नोटबुक है, आपकी नोटबुक को मैं देख पाऊँ और आपको देख पाऊँ, मतलब आप सामने बैठकर चेयर टेबल पर काम करेंगे और वो मेरे को देखना होगा, ठीक है। 1 घंटे का टेस्ट होगा स्टैटिस्टिक्स का। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए मंडे या फिर ट्यूसडे, और मंडे के लिए ही प्रिपेयर रहना। हाँ जी, सर ट्यूसडे के बाद हो सकता है, मंडे को इकोनॉमिक्स का पेपर है। वो कोई बात और नहीं, अगर ट्यू- हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगर किसी एक या दो बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो बता देना, बाकी सारे बच्चों के लिए उसी टाइम रखूंगा टेस्ट। अगर तो और किसी एक मेरा दो भी बच्चे को ट्यूसडे को प्रॉब्लम, ही ले लीजिए, मंडे को पेपर है। ठीक है। अगर ऐसा है किसी एक दो बच्चे को प्रॉब्लम है तो मैं आगे शिफ्ट कर दूंगा उनके लिए, लेकिन बाकी सारे बच्चे मंडे का मानकर चले और तैयार रहें उसके लिए, ठीक है। और जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है पर्सनली, ठीक है। सभी को क्लियर है?